नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और शुभ रात्रि। रात के 9 बज चुके हैं और जैसा कि कहा गया था कि हम एक बार फिर से लाइव आएंगे और आ चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा सेटिंग करने में टाइम लगा क्योंकि अकेले हूँ और अकेले ही इन सब चीज़ों को सेट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। फिलहाल हम आ चुके हैं एक बार फिर से लाइव। जो लोग आ चुके हैं, कौन कौन आ चुके हैं? आसिफ, मनोज, अंकित, सर्वेश सोलंकी, मनोज, डैनी कुमार, पिंकी। ठीक है, चलिए ये सब आ चुके हैं। इंजीनियर रॉक, जय हिंद सर, जय हिंद। तो ये सभी लोग आ चुके हैं लगभग। और भी जो लोग रह गए हैं वो जल्दी जल्दी आ जाओ और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जल्दी से सेशन को। ठीक है, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करो इस सेशन को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सेशन जो है दोस्तों के बीच में ना पहुंचे। तुम्हारे सभी दोस्तों के बीच में पूरा सेशन पहुंचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए। भाई सभी लोग लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हो। भाई जितने लोग हैं देख रहे हैं उतने लाइक नहीं आ रहे, क्या बात है? ठीक है, सभी लोग लाइक करो। जितने लोग देख रहे हैं मुझे वो सभी लोग लाइक करें। जो भी ऑनलाइन हैं, लाइव हैं, वो सब करें। नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है, जल्दी करो आगे। हेलो सर, राधिका, हेलो। ठीक है, चलिए यहाँ पे जल्दी इससे आ जाइए सभी लोग। और पहले भी मैं बता रहा हूँ कि जो भी लोगों ने वासुदेव इंस्टीट्यूट पर दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या अदर वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एससी का बैच ज्वाइन किया हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बैचेज हैं दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की। इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना चाहते हैं 2023 का टारगेट बनाकर, उनके लिए बैच शुरू कर रहा हूं मैं। वो बैच होगा आपका 14 जून से, जो है 14 जून से, इसी मंथ में मैं यहाँ पे जल्दी ही शुरू कर दूंगा। 14 जून को ये बैच शुरू हो जाएगा, 14 जून को शुरू हो जाएगा। क्योंकि 12 जून में क्या है, प्रारंभिक परीक्षा 2022 वाले की होगी, लेकिन उसके बाद 2023 की भी तैयारी करनी है। नेक्स्ट ईयर की जो 2023 का होगा, तो यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा है उसके लिए 2023 की परीक्षा जो है 14 जून से बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी के इच्छुक हैं, वो 14 जून से पहले मेरे से संपर्क कर लें। और संपर्क नंबर ये आपके सामने है और एड्रेस भी जो है आपको दिया हुआ है। वासुदेव इंस्टीट्यूट पर ही इसकी शुरुआत होगी, तो सभी लोग आ जाएं जल्दी जल्दी। जगदीश सिंह आ गए हैं, रुचिता सिंह आ गए हैं, गुड इवनिंग, नमस्ते। ठीक है, और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं आगे, टाइम भी हो चुका है हमारे सेशन का शुरू होने का। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किस अनुच्छेद से संबंधित है। भाई पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर इनसे प्रश्न जो है हमारे क्रिएट होते हैं। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची को पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, उसका संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 275, 244, 343 जी या 344। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई आंसर। सभी लोग कमेंट आने चाहिए सभी के। ठीक है, बेशक कोशिश जरूर कीजिए, ऐसा ना हो कि भाई हमें पता नहीं है या फिर हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो भाई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, जल्दी से आंसर देने चाहिए। कॉम्पिटेटिव मोटिवेशन, भाई नाम अपना सब लोग सही सही लिखा करो। अवधेश सोलंकी, ठीक है, पिंकी डागुर, डी अनुच्छेद 244। और कोई आंसर जल्दी कमेंट करो भाई। ठीक है, बड़ा टाइम लग रहा है कमेंट करने में। आंसर बिल्कुल इसका होगा, क्या होगा, 244 इसका आंसर होगा। आर्टिकल 244 का संबंध जो है अनुसूची 5 से है, अनुसूची 5 से है। देखिए अनुसूची 5 में AMTM को छोड़कर, किसको, AMTM को छोड़कर या ATMT को छोड़कर या AMTM को छोड़कर राज्य इसमें शामिल है। या फिर कह सकते हैं कि इन 4 राज्यों के अतिरिक्त अन्य जो राज्य, तो भैया क्या बता दिया AMTM, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के क्षेत्रों को छोड़कर या इन 4 राज्यों को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। उसके क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, जिसे अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन असम, मेघालय
त्रिपुरा और मिजोरम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जल्दी से बता सकता है कोई कमेंट करके कि भाई ये चारों राज्यों को विशेष रूप से दर्जा जो दिया गया है, इनके प्रमुख क्षेत्रों को जो दर्जा दिया गया है वो किस अनुसूची में दिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई सब लोग, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छे, जगदीश 244 बिल्कुल सही है, आसिफ 244, ठीक है, राधिका सही आंसर। आंसर जिसका मुझे बताइए कि जो ये चार राज्य हैं AMTM, 5वीं अनुसूची में इनका नाम नहीं है, लेकिन ये किस अनुसूची में आते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्योंकि यही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जल्दी कमेंट करो, कमेंट नहीं आ रहे या फिर स्लो आ रहे हैं, जल्दी से करो, ठीक है। रुचिता 244 हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो, जल्दी से बताओ। अंकित कुमार 7वीं अनुसूची, नहीं 7वीं अनुसूची में नहीं होंगे। ये चारों राज्य जो हैं इनको विशेष रूप से 6वीं अनुसूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? 6वीं अनुसूची में रखा गया है बच्चों। किस में रखा गया? 6वीं अनुसूची में रखा गया है। अभी फिलहाल संविधान की 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। संविधान की 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दे दो मुझे कि संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट आए। देखो एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया और ये सभी के सभी जो है किसी ना किसी रूप में आपको एग्जाम्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। अंकित कुमार 10 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 4 स्टेट नहीं, 4 स्टेट्स 6th शेड्यूल में है, ठीक है। जो 10 है अंकित कुमार बिल्कुल सही। 5वीं अनुसूची में अभी 10 राज्य हैं, तो 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक हिमाचल प्रदेश है, एक राजस्थान है, इसके बाद अगर हम जिक्र करें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, फिर इसके बाद आता है गुजरात है। गुजरात के बाद जो अगला राज्य आएगा इसमें मध्य प्रदेश आएगा। जिनको नहीं पता है फटाफट नोट डाउन करते चलना। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद जो है झारखंड का नंबर आता है और झारखंड के बाद आएगा ओडिशा। ओडिशा के बाद जो अगला राज्य आएगा वो आएगा आपका आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये 5 जो हैं माफ कीजिए 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं जिनके अनुसूचित क्षेत्रों को इसमें रखा गया है, ठीक है। जगदीश सिंह, निशांत चौहान बिल्कुल सही, 10 राज्य हैं इसमें। मनोज जादौन 10 सही है। पिंकी 10 स्टेट्स बिल्कुल सही। रुचिता 10 स्टेट्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची ध्यान रखिएगा। 6ठी अनुसूची में केवल कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य आते हैं, जिसे हम AMTM के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के रूप में जान सकते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर जल्दी से। अगला प्रश्न भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राष्ट्रमंडल देश ने सबसे पहले लोकपाल प्रणाली को अपनाया था? किस राष्ट्रमंडल देश ने सबसे पहले लोकपाल प्रणाली को अपनाया था? तो प्रश्न आप तक पहुंच ही गया होगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए, अपने अपने आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि किस राष्ट्रमंडल देश ने, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ नेशन ने, किस कॉमनवेल्थ नेशन ने सबसे पहले लोकपाल प्रणाली को अपनाया था? तो आंसर आ रहा है भाई अंकित कुमार, भारत बी ऑप्शन। और भी कोई आंसर देगा? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी, ठीक है। अंकुश रॉय बी भारत, रुचिता सिंह न्यूजीलैंड बी, सभी का ज़्यादातर बी है। तो रुचिता बिल्कुल सही आंसर है बेटा। क्या होगा इसका? न्यूजीलैंड होगा आंसर। क्या होगा? न्यूजीलैंड इसका आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर क्या होगा इसका? न्यूजीलैंड होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है लोकपाल प्रणाली को अपनाने वाला पहला राष्ट्रमंडल देश रहा, यानी कि अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशंस हैं जो कभी ब्रिटिश रूल के अंडर रहे थे। किसके? ब्रिटिश रूल के अंडर रहे थे, ब्रिटिश रूल के अंडर रहे थे। तो उनका एक कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया गया और कॉमनवेल्थ देशों में सबसे पहला देश कौन रहा जिसने लोकपाल प्रणाली को लागू किया? लोकपाल प्रणाली क्या होती है? लोकपाल क्या होता है? लोकपाल होता है कि भाई जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, क्या वह अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पर निगरानी रखना जो है लोकपाल प्रणाली का काम होता है। कुल मिला के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इस प्रणाली को लाया जाता है, ठीक है। लोकपाल प्रणाली को लाया जाता है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल प्रणाली को लाया जाता है। तो इसी के साथ अगर हम देखें कि विश्व में पहली बार अम्बुस्टमेंट प्रणाली को कब शुरू किया गया या लोकपाल प्रणाली को कब शुरू किया गया? तो पहली बार 1809 में
स्वीडन में इसे गठित किया गया था। 1962 में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला राष्ट्रमंडल देश बना जिसने जो है इस प्रणाली को अपनाया। इसके साथ साथ 1962 में नॉर्वे ने भी इस प्रणाली को अपनाया था। नॉर्वे चूंकि कॉमनवेल्थ नेशन नहीं है तो इसको हम इसके साथ नहीं रखते, लेकिन 1962 में न्यूजीलैंड ने इसको अपनाया था। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। अपने दोस्तों में शेयर नहीं आ रहे भाई, लाइक भी नहीं आ रहे, ठीक है। ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। जल्दी जल्दी लाइक और बढ़ाओ और शेयर्स जो हैं बढ़ा दे, शुरू कर दो। जल्दी दोस्तों में अपने शेयर करो, ठीक है। बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे अभी इसमें, ठीक है। जल्दी करो, सिर्फ बहुत कम लोग देख रहे हैं रेगुलर, ठीक है। जल्दी जल्दी देखो और शेयर करो भाई सभी, अपने दोस्तों में शेयर कर दो भाई। बहुत कम लोग हैं अभी, बहुत कम लोग हैं। इतने कम लोगों में सेशन कैसे चलेगा आगे, ठीक है। शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों में, ठीक है। जल्दी से शेयर करो और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करो भाई, लाइक भी बहुत कम है अभी, ठीक है। शेयर होने चाहिए, सबके शेयर होने चाहिए, सभी दोस्तों के अपने अपने ग्रुप में शेयर करो भाई। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, अपने दोस्तों को भी बताओ कि हाँ आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, जिस कक्षा में पढ़ते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, आप कितने अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पता तो चलना चाहिए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रही उमंग गोट नदी प्रवाहित होती है। देखो कल वाले प्रश्न जो थे ना वो बड़े लड्डू प्रश्न रखे थे मैंने, है ना। उसको देख के तो बड़ा मन खुश हो रहा होगा। अब ये देख रहे होगे कि भाई कुछ ऊट पटांग से क्वेश्चन रख दिए आज सर ने, है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अलग अलग परीक्षाओं में आ चुके हैं और लगातार आते रहते हैं। तो जिसको आप लोग कहते हैं अरे ये क्वेश्चन तो पता नहीं कैसे बना दिया, कौन से क्वेश्चंस बना दिए हैं एग्जामिनर्स ने या फिर बोर्ड ने, तो उसी तरीके के प्रश्न है। तो जिसका आंसर दीजिए जल्दी से कि उमंग गोट नदी प्रवाहित होती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। आंसर नहीं आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। निशांत चौहान, आंसर है मेघालय। और कोई आंसर भाई? अरुणाचल प्रदेश, एनके सैनी। और कोई भाई जल्दी कमेंट करो। इतना स्लो करोगे तो कैसे चलेगा। मैंने बोला है कि गलतियां करो, गलतियां करके ही सीखोगे। जब तक गलतियां नहीं करोगे सीखोगे कैसे। तो गलती करो और सीखो जल्दी जल्दी, ठीक है। जब तक क्वेश्चन पे गलती नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई हमने यहाँ पे गलती की है और इसका आंसर ये होगा, और वो गलती आप दोबारा से फिर नहीं दोहराओगे। तो जल्दी से आंसर दे दो, ठीक है। रुचिता नागालैंड आंसर आया है। जगदीश बी यानी कि नागालैंड। और कोई जल्दी से भाई जल्दी करो, इतने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं उतने कमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। गुरुजी अभी हमारे ग्रुप के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, उन ग्रुप में सारे का के फ़ायदा डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। और डाल दो फिर भी, ठीक है। फिर भी डालो, एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे, ठीक है। फिर भी डाल दो, सब लोग डालो अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। अपने अपने ग्रुप में डालो, जो जो ग्रुप में है, अलग अलग ग्रुप में है, जल्दी से डालो। तभी भाई मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मुझे भी तो एक मोटिवेशन चाहिए ना, मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए। मैं तुम लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, तुम लोगों को मुझे मोटिवेट करना है। कैसे मोटिवेट करना है? जब तक भीड़ नहीं आएगी, जब तक कमेंट्स की भरमार नहीं होगी, चीज़ों को जब तक आप लोग आंसर्स नहीं करेंगे तब तक मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा। तो आंसर क्या होगा इसका? मेघालय इसका आंसर होगा। और इसके साथ साथ ये जो नदी आप देख रहे हैं, जिस नदी की चर्चा यहाँ पे हो रही है, ये एशिया की सबसे साफ नदी है, ठीक है। इसे दाविकी नदी के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? दाविकी नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। और ये मेघालय की नदी है और ये नदी एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? कि ये नदी एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है, सबसे साफ नदी है। कौन सी नदी? उमंग गोट नदी, जो कि भारत में है। भारत के किस राज्य में है? भारत के मेघालय राज्य में है। भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये शिलोंग चोटी से निकलती है, शिलोंग चोटी से निकलती है। शिलोंग जो है मेघालय का क्या है? मेघालय की राजधानी है। तो यहाँ पर कमेंट आने चाहिए भाई। राधिका ये हो गया अरुणाचल प्रदेश तो नहीं बेटा, इसका आंसर क्या होगा? मेघालय। तो क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, ताकि बाद में नोट डाउन कर सको। हालांकि बाद में लाइव के बाद भी अपलोड रहेगा ही, वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। किसने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कमेंट आ जाना चाहिए भाई इसका, जल्दी से कमेंट करो भाई। मुझे इंतजार करना पड़ रहा है कमेंट का भाई, बड़ा सोच सोच के कमेंट हो रहा है, ठीक है, बड़ा सोच सोच के कमेंट हो रहा है। आकाश लक्ष्य, अच्छा नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते भाई। अवधेश सोलंकी, डी, उषा सी, ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते, 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 उषा सी,
डी 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 भाई कौन कौन बोल रहा है? ऊषा गलत है बेटा, अंकित, पिंकी, राधिका बिल्कुल सही, डी होगा, एम एन रॉय होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर एम एन रॉय होगा। एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था। किसने रखा था? एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार सबसे पहले रखा था। पहली बार 1934 में संविधान सभा का विचार इन्होंने रखा था। कब रखा था? 1934 में इसका विचार रखा था। और इस मांग को, यानी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, इसको 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्य कर लिया गया। और इसे माना किस रूप में जाना गया? अगस्त प्रस्ताव के रूप में इसे स्वीकार किया गया। किसे? संविधान सभा का निर्माण होगा उसे। तो 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार को प्रकट किया था। इसके साथ ही अगला प्रश्न चलते हैं, जल्दी से कमेंट कर दो भाई इस क्वेश्चन पे, अच्छे से सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी से करो, ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से, ठीक है, आंसर सभी के आने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, जल्दी से। IMF, चलिए एक आंसर आया अंकित कुमार का, IMF, जल्दी से और दो भाई आंसर दो, जल्दी जल्दी। और क्या? IBRD, निशांत चौहान IBRD, NK IMF, शिवम CIBRD, IBRD, IMF। तो भाई इसका आंसर जो होगा मैं बता ही देता हूं अब जल्दी से, इसका आंसर होगा IBRD। जिन्होंने भी IBRD आंसर दिया है बिल्कुल सही है। निशांत बिल्कुल सही है बेटा, IBRD, ठीक है। पिंकी सही है, उषा गलत है। IMF कैसे हो जाएगा? IMF विश्व बैंक की क्या है? जुड़वा बहन है, ठीक है। IMF वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन है। लेकिन जब शुरुआत की गई थी, यानी कि 1945 में जब विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, किसकी? विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, तब विश्व बैंक की स्थापना किस रूप में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी IBRD के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में IBRD के रूप में की गई थी, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्यों की गई थी इसकी स्थापना? और इसकी डेफिनेशन से, इसके फुल फॉर्म से ही बात समझ में आ जाती है, क्योंकि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इस विश्व युद्ध से पूरा लगभग विश्व जो है तबाह हो चुका था। उस पूरे विश्व को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए, फिनेंशियली मजबूती प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण एंड डेवलपमेंट यानी कि विकास के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? विश्व बैंक की। फिर आगे चल के विश्व बैंक समूह बना, जिसमें 4 और सदस्य, 4 और शाखाएं बनी, 4 और संगठन जोड़े गए IBRD के साथ। तो इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन में। DC क्यों बोलते हैं भाई? वॉशिंगटन DC क्यों बोलते हैं? DC की फुल फॉर्म कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, कि वॉशिंगटन DC क्यों बोल रहे हैं भाई? DC की फुल फॉर्म बताएगा कोई मुझे जल्दी से? ठीक है, कि DC क्या होगा? ठीक है, तो इसका कोई बताएगा मुझे? वॉशिंगटन DC हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो DC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होता है DC? बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत से कैंडिडेट मुझसे पूछते भी हैं कि सर ये वॉशिंगटन के साथ DC क्यों लगता है, DC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा कोई, जल्दी से बताओ। ठीक है, कमेंट नहीं आते हैं भाई, बड़ा स्लो है तुम लोगों का प्रोसीजर है, बड़ा ही स्लो है। लाइक भी थोड़े कम है अभी। शेयर करो अपने दोस्तों में भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, सेशन को शेयर करो भाई, शेयर जब तक नहीं करोगे भाई अगला क्वेश्चन नहीं आएगा, अब है ना, अब अगला क्वेश्चन नहीं आएगा। लग रहा है कि शेयर नहीं हो रहे हैं भाई, रोक रखा है, लाइक भी रुके हुए हैं। ठीक है, जल्दी से। अच्छा मुझे बताओ तो सही भाई अब आगे कि DC के फुल फॉर्म क्या है? DC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया फर्स्ट प्रेसिडेंट के नेम पर है, नहीं भाई। ठीक है, मैं DC की बात कर रहा हूँ, DC अक्सर लगता है वॉशिंगटन के साथ, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसकी फुल फॉर्म है। वर्तमान में विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? 189 मेंबर्स हैं। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कितने हैं? अध्यक्ष कौन है इसके? डेविड मॉलपस जो है इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? डेविड मॉलपस इसके अध्यक्ष हैं। न्यू हैम्पशायर वॉशिंगटन में इनका निर्माण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए कि आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? आर्थिक नियोजन क्वेश्चन भाई बड़े टॉप के क्वेश्चन डाले गए हैं आज। ठीक है, मैंने कल ही बताया था कि कल तो भाई बड़े आसान क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कहीं ना कहीं हिलाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आंसर जो है
आने चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए। इसका आंसर आया मिश्रित अर्थव्यवस्था, राधिका डी बोल रही हैं। और कोई भाई, और कोई आंसर दे इसका कि इकोनॉमिक प्लानिंग किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, यानी कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था होगी इसमें जिसमें इकोनॉमिक प्लानिंग जो है सही से की जाएगी। ठीक है, डी आंसर आ रहा है भाई ज़्यादातर लोगों का, कुछ का ए आ रहा है, निशांत चौहान ए बिल्कुल सही। अब डी आंसर आ रहा है इसका ए, डी, ए, बी, सभी तरीके के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी संसाधन होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि राज्य का स्वामित्व होता है, राज्य ही उसका प्रबंधन करता है और राज्य ये सुनिश्चित करता है कि सभी तरीके के संसाधनों का बंटवारा समाज के सभी लोगों में एक समान रूप से हो सके। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए प्लानिंग की जाएगी भी, अगर बंटवारा किया जा रहा है सभी में इक्वल रूप से, टैक्स वसूला जाएगा अमीर लोगों से, गरीब लोगों में उसको बांटा जाएगा विकास के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, तब उसके लिए क्या किया जाएगा, आर्थिक नियोजन किया जाएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाएगी, प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करो तो ऐसी अर्थव्यवस्था संसाधनों का स्वामित्व, प्रबंधन और विनियमन राज्य द्वारा किया जाता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था का आशय यह है कि संसाधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन में हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बात जो है इसमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए भाई, सभी को समझ में आ जानी चाहिए भाई। मैसेज कमेंट डाल डाल के डिलीट कर दे रहे हो, क्या बात है। ठीक है, आंसर दो जो भी है, अच्छी बात है। श्वेता ए आंसर बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिंकी आंसर दो भाई, सभी लोग आंसर दो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां एवं कुल व्यय के बीच में अंतर है, यानी कि टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में अंतर जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आंसर दो। शिवम भाई तुम दांत मत दिखाओ भाई, आंसर दो, है ना, तुम दांत बड़े दिखा रहे हो, पता है तुम्हारे दांत बहुत चमकदार है, या क्लास में भी चमकते रहते हैं। ठीक है, आंसर दो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सी, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। और कोई बताए, आंसर दे जल्दी से। ठीक है, आंसर दो जल्दी से। राजस्व घाटा, पिंकी ए बोला है। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। और कोई? ज्योति सिंह, राजस्व घाटा। और कोई भाई? मनोज ए, राजकोषीय घाटा। जल्दी से भाई, और बताओ। और कोई? कमेंट बड़े कम आ रहे हैं भाई, हैं कमेंट बड़े कम आ रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग। अब शेयर नहीं करो और गुरुजी से ये मांगो कि भाई कृपा हो जाए, गुरुजी की थोड़ा और ज्ञान बढ़ाए, तो ये तो भाई ऐसा नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा शेयर कर दो फटाक से जल्दी से अपने दोस्तों में, जो भी ग्रुप्स हैं आपके पास वहाँ शेयर हो जाने चाहिए। और सेशन जो है सबके पास लाइव पहुँचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी ये सेशन जो है आगे आप लोगों को लाइव मिलेगा और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे, और ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि सही से हिल जाओगे। सबके आंसर ए ही आ रहे हैं। ए, राजकोषीय घाटा भैया इसका होगा बजट घाटा। ठीक है, बजट घाटा। ठीक है, क्या होगा? बजट घाटा, इसको बोला जाता है बजट घाटा। ठीक है, बजट डेफिसिट, क्या होगा? बजट डेफिसिट। इसमें जो हम देखते हैं बजट घाटा तब होता है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाए, यानी कि कमाई तो भैया क्या है, कमाई हमारे पास कम है और खर्चा ज़्यादा है। क्या है? कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है, तब उस स्थिति में हम बजट घाटा देखते हैं। और बजट घाटा का मुख्य खतरा क्या है? महंगाई दर है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की स्थापना करता है। भाई पंचायती राज की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, उसको स्थापित करता है। ऑप्शंस क्या है आपके पास? आर्टिकल 38, 39, 40, 45, 38, 39, 40, 45 ये आर्टिकल्स हैं आपके पास। तो आंसर आ रहे हैं 40, 40, 40, 40। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो इसका आर्टिकल क्या होगा, आंसर क्या होगा? आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 40। तो ये किस भाग में है, ये अनुच्छेद संविधान के किस भाग में बताया गया? जल्दी से कमेंट करो इसका भी, ये भी बात कमेंट करो भाई। आकाश लक्ष्य, तुम एक बार बी लिख दोगे तो भी पता चल जाएगा, कई बार बी लिखोगे तो भी पता चलेगा, तो एक बार ही लिखो, है ना। इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरा तुम टेक्स्ट ही भर दो, है ना।
तो 40 इसका आंसर होगा, 49 नहीं 40 होगा। मनोज, अवधेश 40, सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 40 4 ये 4 क्या लिख रहे हो? अच्छा, जो मैंने अभी पूछा कि भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में है, बिल्कुल सही। भाग 4 का शीर्षक क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है। क्या है इसका आंसर? डीपीएसपी। भारत के संविधान का जो भाग 4 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, पंचायती राज संगठन की बात की गई है। और राज्य को ये निर्देश दिया गया है कहीं ना कहीं कि भाई राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करे और उनके लिए विशेष कदम उठाए ताकि वह अपने स्वशासन को सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए बात की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें डीपीएसपी में, तो ये कौन सी विचारधारा है? किसकी विचारधारा है? समाजवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, या उदारवादी विचारधारा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी विचारधारा है डीपीएसपी की। समाजवादी विचारधारा है या गांधीवादी विचारधारा है? कौन सी विचारधारा है? या उदारवादी विचारधारा? जल्दी से बताइए। गांधीवादी विचारधारा, गुड गुड, बहुत अच्छे राधिका, गांधीवादी विचारधारा है। देखिए एक ही क्वेश्चन से कई प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से कई सारे प्रश्न जो हैं यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख जाने चाहिए कई सारे प्रश्न। तो इसी तरीके के प्रश्न आपको बनाने हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन है भाई, आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही आसान है। शेयर करते रहना साथ साथ में, ठीक है। आंसर बताओ जल्दी से। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में से कौन सा है? ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में जल्दी से कमेंट करो भाई। कमेंट किसके? 17, बहुत अच्छे। अवधेश सोलंकी, डी बिल्कुल 17 सही है, बढ़िया। 17 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि सभी को, अधिकांश लोगों को इसका आंसर मालूम है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इनटचेबिलिटी जो है अनुच्छेद 17 में है संविधान के। अगर ये चारों अनुच्छेद देखें तो संविधान में किस प्रकार का अनुच्छेद है या किस प्रकार के ये मूल अधिकार है? सबसे पहले तो ये भाग 3 में है ना। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। कल भी हमने एक बार डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन इस पर लिया था, मूल अधिकार है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये किस प्रकार के मूल अधिकार है। तो ये मूल अधिकारों में किस प्रकार के मूल अधिकार हैं? समानता के मूल अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार के शीर्षक के अंतर्गत इसको रखा गया है ना। बात यहाँ तक समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। समानता का अधिकार, बहुत अच्छे अंकित, बहुत अच्छे, ठीक है। समानता का अधिकार होगा। अवधेश सोलंकी, ज्योति, समानता बिल्कुल ठीक है। शिवम, गांधीवादी। उषा राजपूत, डी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे आंसर। इसी तरीके से कमेंट करते रहो, आंसर देते रहो और शेयर भी करते रहो भाई, अपने दोस्तों में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। इतने में थोड़ा जलपान कर लेता हूँ, गला भी सूख गया भाई बोलते बोलते, इतना बोलना पड़ता है मुझे, है ना। तो जल्दी से जो है आंसर दे दो इसका, ठीक है, आंसर दे दो जल्दी से। क्या आंसर होगा इसका कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? डी, मथुरा। और भी कोई? और कोई? मथुरा, मथुरा डी। बढ़िया, जिनका आंसर डी है मथुरा, बिल्कुल सही आंसर दिया है उन्होंने, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी, ठीक है, आंसर डी होगा। किस किसने भाई डी बोला है? उषा, पिंकी, ये अवधेश, ठीक है, बढ़िया। जिन्होंने डी बोला है मथुरा, निशांत चौहान, बढ़िया, डी है आंसर इसका, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। पिंकी, बी नहीं होगा बेटा, डी होगा, क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई जो ये 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद है सूरसेन, और इन 16 महाजनपदों के विषय में एक जैन पुस्तक है, वहाँ पे एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें से एक है अंगुत्तर निकाय, और एक जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये एक जैन ग्रंथ है। इन दोनों में ही जो है 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है, महाजनपदों के विषय में जानकारी। इसी तरीके से शिल्पादिकरम, ये एक तमिल ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है।
जब ये तमिल ग्रंथ है जिसमें वत्स, अवंती और मगध इन 3 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित में से किस सांप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था? आयोजित किया गया था, ठीक है। शिवम, अभी मैंने आकाश को कहा कि भाई तुम एक बार में बी दबा दोगे तो वो मान गया, समझ गया, ठीक है। और ये शिवम भी जो है अब एक साथ बी दबाया जा रहा है, बी दबाया जा रहा है, इससे क्वेश्चन आंसर ज्यादा प्रबल थोड़ा ही हो जाएगा, है आंसर ज्यादा प्रबल थोड़ा ही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से 11th क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए सभी का, ठीक है। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दो, ठीक है, जल्दी से आंसर दो। हीनयान, आकाश हीनयान, और कोई? जगदीश बी, महायान, और कोई? ए, निशांत ए, दिगंबर सी। इसमें मतलब मिले जुले आंसर आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा महायान। क्या होगा? महायान। देखिए, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। क्या? बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं ये, ठीक है। इसी तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के, किसके? जैन धर्म के प्रमुख 2 संप्रदाय हैं, ठीक है। इस बात पर ध्यान होना चाहिए। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय है, ठीक है। तो इसमें से जो हीनयान है ये वो संप्रदाय है जो गौतम बुद्ध के नियमों को फॉलो करता है। किसको? गौतम बुद्ध के नियमों को फॉलो करता है, यानी कि इसमें बोधिसत्व का कंसेप्ट नहीं है। जबकि महायान जो है गौतम बुद्ध के नियमों में कुछ परिवर्तन करके, ठीक है, किसको? गौतम बुद्ध के नियमों में परिवर्तन करके इसका पालन करता है, ठीक है। गौतम बुद्ध के नियमों में परिवर्तन करके इसका पालन करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हीनयान और महायान, तो इस सबको ध्यान रखना है। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन संप्रदाय से जैन धर्म से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान? इसका भी आंसर दो जल्दी से भाई। किस वायसराय के शासन के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव करवाए गए? तो क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शन है लॉर्ड लिलिथगो, माउंटबेटन, कर्जन, इरविन। जल्दी से आंसर दो, ठीक है भाई, जल्दी से आंसर दो। शेयर भी करते रहो अपने दोस्तों में, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहो। जब तक क्वेश्चन के आंसर नहीं दोगे, कमेंट नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे, तब तक भाई सही पता कैसे चलेगा? अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान है कि तुम अपने आप ही बिना गलत किए सही पढ़ सकते हो, तो भाई पढ़ लो, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है सही करके दिखाओ पहले, ठीक है। पहले गलत या सही, गलत करोगे तो उतना ही सही करोगे। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर जल्दी से, पिंकी सी, ज्योति ए, अवधेश ए, ठीक है, राधिका ए, ठीक है, बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जिन जिन लोगों ने ऑप्शंस दिए हैं, आंसर दिए हैं, वो बिल्कुल सही है। आज हो सकता है कि लग रहा हो कि भाई प्रश्न जो है काफ़ी बड़े हैं या हैबिचुअल हैं, काफ़ी डीपेस्ट क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में रेगुलर कई बार रिपीट हुए हैं। एसएससी के एग्जाम में और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। उसके अलावा अन्य कई एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और आगे भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है? तो लिनलिथगो के समय भारत के 11 राज्यों में जिस पर अंग्रेजों का रूल हुआ करता था, उस पर भारतीयों को थोड़ा शांत कराने के लिए चुनाव करवाए गए। तो लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक भारत में रहा माना जाता है, इसका शासनकाल था। तो इसके शासनकाल में वर्ष 1937 में, कब? 1937 में चुनाव करवाए गए 11 राज्यों में, और इन 11 राज्यों में से 8 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है। लेकिन इस सरकार ने 22 दिसंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा क्यों दे दिया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो यहाँ पे जो कोशिश की थी, क्या कमेंट आया भाई? कमेंट ने मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। शिवम ठाकुर बोलते हैं कि भाई आसान है सर। आसान है तो भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आसान है तो आंसर दो भाई। शिवम तुम तो आंसर ही नहीं दे रहे, तुम तो गायब ही हो शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन फिर भी कोशिश भी नहीं कर रहे। बाकी तो कोशिश भी कर रहे हैं, तुम कोशिश करो जल्दी जल्दी, ठीक है। आसान है तो कोशिश करो, आसान है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कोशिश तो करो, आंसर तो दो, कमेंट तो करो।
ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या है, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस इस्तीफा दे देती है, ठीक है, विधानसभा से। कारण ये होता है क्योंकि अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में बिना भारत के नेताओं से पूछे ही भारत को भी शामिल कर लिया था, जिस वजह से खफा होकर भारतीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। और 22 दिसंबर 1939 को ही मुस्लिम लीग ने एक दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कौन सा दिवस मनाया? तो दिवस मनाया मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कमेंट कर दो जल्दी से। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ पर है? सबसे बड़ी सघनता कहाँ पर है? जल्दी से आंसर दो, ठीक है। मुक्ति दिवस, बहुत अच्छे, मुक्ति दिवस आंसर आया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। नेक्स्ट आंसर अंकित कुमार MP मध्य प्रदेश। और कोई आंसर दो जल्दी से, ठीक है। और भी कोई? मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर होगा C, बिल्कुल। जिन्होंने मध्य प्रदेश बोला है बिल्कुल C है। मध्य प्रदेश में जो है स्तूपों की सघनता पाई जाती है। किसकी सघनता पाई जाती है? स्तूपों की सघनता जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्तूप जो है पाए जा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के स्तूप हैं यहाँ पे, छोटे बड़े स्तूप है। और जिसमें से एक सबसे बड़ा स्तूप हम देखते हैं भारत का, कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत के किस मुद्रा के पीछे इसको चित्रित किया गया है, ठीक है। कौन से करेंसी है, ठीक है, भारत की कौन से नंबर की करेंसी है जिसके पीछे इसे चित्रित किया गया है, ठीक है। कौन सी करेंसी है जिसके पीछे इसे चित्रित किया गया? आंसर दे दो जल्दी से, ठीक है, आंसर दो, ठीक है। सर संगता क्या है? सघनता, ओके। डेंसिटी यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो स्तूप है, नंबर ऑफ स्तूपास, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है उसको पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कई लोगों ने भाई इसका आंसर दिया 50 के नोट पर, 50 के नोट पर। नहीं भाई, 200 के नोट पर है, बिल्कुल। पिंकी, श्वेता, निशांत, राधिका, अंकित, बिल्कुल सही, 200 के नोट पर है, ठीक है। ये बिल्कुल 200 के नोट पर है, ठीक है, 200 के नोट पर है। उषा राजपूत, बिल्कुल 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कोई जल्दी से कमेंट करके बता देगा कि भाई इसे किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, लेकिन इतने में जो है जल्दी से कमेंट करके बता दो कि किस किस को पता है। कि अगला क्वेश्चन है कि केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, यमुना, तापी। बेतवा, चंबल, यमुना, तापी। बेतवा, चंबल, यमुना, तापी। जल्दी से, ठीक है। ए यमुना, बेतवा, चंबल। कौन? निशांत यमुना, आकाश ने यमुना बोला है, अंकित चंबल, ए यमुना, बेतवा, यमुना। बिल्कुल निशांत सही है, आकाश बिल्कुल सही है आंसर तुम्हारा, यमुना, ठीक है। पिंकी बिल्कुल सही, डैनी C यमुना, निशांत यमुना। बिल्कुल आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा यमुना, ठीक है। यमुना जो है यमुना की सहायक नदी है केन नदी, ठीक है। केन, बेतवा ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल जो है भी एक सहायक नदी है। ताप्ती किसी की सहायक नदी नहीं है, वो सीधे अरब सागर में जाकर गिरती है। तो यहाँ तक जो है क्लियर हो जाना चाहिए। मैं क्लास में जो रेगुलर क्लास चल रही है हमारी ज्योग्राफी की, उसमें मैंने अभी कुछ समय पहले नदियाँ ही करवाया था क्लास में, ठीक है। ऑफलाइन क्लास जो चल रही है, जो लोग ऑफलाइन नहीं आते हैं उनको मैं बता दूं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं वासुदेव इंस्टीट्यूट पर, तो वहाँ पर ये मैंने करवाया हुआ है पहले ही। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। जल्दी से कमेंट कर दो भाई इसका भी, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दो इसका भी। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। ये सारा कुछ जो लोग ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं उनको ये पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से आना चाहिए, जल्दी से आंसर दे दो जल्दी से। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है, मुक्की, अच्छा चलो जल्दी से। बलित पर्वत, बहुत अच्छे कि इसका आंसर सभी ने दिया है ए,
ठीक है, उषा, निशांत, श्वेता, राधिका, निशांत, मनोज, शिवम, ए अक्षय, आकाश। ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर इसका। क्या होगा? वलित पर्वत होगा। मैंने बहुत बार बताया है कि हिमालय पर्वत कैसा है, एक यंग फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि युवा वलित पर्वत है। क्या है? युवा वलित पर्वत है। यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं। तो इसी के साथ ही अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंसर बता दो जल्दी से। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया? ठीक है, किस शासक को ऐसे भी कहा जा सकता है, किस शासक को गुलरुखी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दो भाई। ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए भाई जल्दी से, फटाक से। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। ठीक है, आंसर सी डी, निशांत डी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। निशांत बिल्कुल सही है। ठीक है, निशांत का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सब ने सी लगाया है, लेकिन आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता है। इसने, एक बात और ध्यान रखना है, 1504 में आगरा नगर की स्थापना इसी ने की थी। और गुलरुखी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने गुलरुखी फारसी छंदों की स्थापना या फारसी छंदों का लेखन किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर जल्दी से आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? आंसर दो भाई जल्दी से। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, इनमें से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? अल्कोहल, मीथेन, पानी, मिट्टी, तेल। अल्कोहल, मीथेन, पानी, मिट्टी, तेल। जल्दी से आंसर। ठीक है, मोहित ने पानी, वाटर बोला, अंकित पानी, बिल्कुल। और ए अल्कोहल, अल्कोहल बी, मीथेन पानी, पिंकी डी, मिट्टी, तेल। ठीक है, नहीं, इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इसका आंसर जिन्होंने भी सी दिया है वो इसका आंसर होगा सी, यानी कि पानी। बिल्कुल मोहित, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा मोहित। अंकित, ठीक है, राधिका, बिल्कुल सही आंसर है। डैनी बी, बिल्कुल सही है जिन्होंने सी दिया है। मनोज सी, आकाश सी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, पानी होगा इसका। क्यों होगा? क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो आपस में बहुत ही घनिष्ठता के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंट्रा मॉलिकुलर यानी इंट्रामॉलिकुलर फोर्स इसमें इनके बीच में होता है, इनके अणुओं के बीच में होता है, जो बहुत मजबूती से होता है। जब ये गर्म होता है तो गर्म होने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है इनके अणुओं को तोड़ने में। इस वजह से इसकी जो ऊष्मा, जो अधिक ऊष्मा होती है, तो इसी वजह से इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है सर्वाधिक होता है। छोटे से समय में छोटा सा ज्ञान में इतना ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, कमेंट करके बता दो। आंसर आ जाना चाहिए इसका भी फटाक से। जो लोग रेगुलर क्लासेस में हैं उनको तो पता होना ही चाहिए, जो अन्य नहीं आते रेगुलर उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी सबसे ज़्यादा? ठीक है, इंग्लिश में मैं बता दूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट, डिसीसियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको नहीं पता है मैंने बता दिया अंग्रेजी में क्या होगा इसका आंसर, सीधी सी बात है ए होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है इसका ये वाला। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होगा इसका। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका आंसर होगा। सीधा सा कंसेप्ट है, मैंने क्लासेस में भी कई बार बताया आप लोगों को कि जो ये क्षेत्र है कौन सा, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और ये क्षेत्र जो है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है। जैव विविधता के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जल्दी से, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? जल्दी से बता दो, आंसर दे दो जल्दी से बच्चे, जल्दी से आंसर दो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? 1, 2, 3, 4 किस आर्टिकल में दिया गया है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से पागलो, जल्दी से करो मेरे पागलो। ठीक है,
पागल बन जाओ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। पागलों कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि असली वैसा पागल बता रहा हूँ, ठीक है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल पागल हो जाओ, ठीक है। वो वाले पागल बन जाओ कि तुम्हें जो है केवल अपना टारगेट दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। तो आंसर दे दो जल्दी से, ठीक है। 2 3 2 3 भाई, जिन बहुत से लोगों ने 2 बोला है, कई लोगों ने 3 भी बोला है, तो मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। जिन जिन लोगों ने भी 2 बोला है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि अब क्वेश्चन देखो, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान, ठीक है। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान यहाँ पे बोल रहा है, ना कि ये बोल रहा है कि नए राज्यों का निर्माण भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, जैसे कोई विदेशी क्षेत्र है, विदेशी भूमि है, विदेशी राज्य क्षेत्र है, वो भारत में जुड़ना चाह रहा है, भारत में मिलना चाह रहा है, तो भारत में उसका प्रवेश हो रहा है, भारतीय संघ में उसका निर्माण हो रहा है, भारतीय संघ में उसकी एक नए राज्य के रूप में, एक नई भूमि के रूप में उसका निर्माण हो रहा है। तो वो क्या होगा, भाग अनुच्छेद 2 में होगा, भाग 1 अनुच्छेद 2 में इसको देखा जाएगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की संसद को, किसको, भारत की संसद को ये पूरा अधिकार है कि वह एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, वह एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत एक नए राज्य का निर्माण, भारत में एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। किसमें, भारत में कहा जा रहा है, किसमें कहा जा रहा है, भारत में, ठीक है। भारत में, जैसे कि एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण, एक राज्य के नाम में परिवर्तन करना, इत्यादि इत्यादि, इन चीजों को जो है देखा जाता है, ठीक है, देखा जाता है। तो यहाँ पर भारत में इस चीज को देखा गया है। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आते हैं। यहाँ पे बात आप लोगों को समझ में आ गई कि अनुच्छेद 2 क्यों होगा और अनुच्छेद 3 क्यों नहीं होगा। तो भारत में मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, भारत में मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। भारत में मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट करके बता दो जल्दी से भाई, ठीक है। कमेंट करके बताओ, कमेंट करो भाई, भारत में मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। बहुत से बच्चों का आंसर सही आ रहा है, क्या होगा यहाँ पे, राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। भारत में जो मंत्री परिषद होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वही उसकी शपथ भी दिलाते हैं, ठीक है। शिवम भाई तुम बड़े ही ABCD सही है, ठीक है। शिवम का जो है बढ़िया, ऐसी जो है एग्जाम में भी करके आना, ABCD कर लिख करके आ जा रहा सब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण है कि अभ्यास पीसफुल मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई, ठीक है। क्वेश्चंस चल रहे हैं सभी के, ठीक है। पीसफुल मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई, जल्दी से आंसर दीजिए। चीन, रूस, कजाकिस्तान, भारत, ठीक है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, भारत। तो जल्दी से आना चाहिए निशांत A चीन, और कोई B, D भारत। पीसफुल मिशन 2021 की मेजबानी, ठीक है। पीसफुल मिशन 2021 की मेजबानी, जल्दी से कमेंट कीजिए, करो भाई। कमेंट बहुत स्लो आ रहे हैं, क्या बात है, ठीक है, बहुत धीरे आ रहे हैं सभी के, ठीक है। रशिया, रशिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा आपका रशिया। जो रूस है इसका आंसर होगा कि पीसफुल मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई, रूस के द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई, रूस के द्वारा की गई, B रशिया बिल्कुल सही है आंसर आप सभी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निहित राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं, 3 सूचियां हैं, कौन कौन से, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इनमें से कौन सा ऐसा विषय है, इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो राज्य सूची में आता है, शिक्षा, वन, सिंचाई, बैंकिंग में से कौन सा विषय है ऐसा, ठीक है। कौन सा विषय है ऐसा, सिंचाई, बिल्कुल अंकित बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा C सिंचाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, C सिंचाई इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे देख लो, ये बात भी ध्यान रखो कि संघ सूची में विषयों की संख्या भी कितनी है, 100 है। राज्य सूची में
67 है और समवर्ती सूची में 47 है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, भारत के कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, खास तौर पे उत्तर पूर्व राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि नागालैंड राज्य का संबंध इनमें से किस अनुच्छेद से है जिसमें उसे विशेष राज्य का प्रावधान या विशेष राज्य के रूप में देखा गया है? तो कोई बताएगा? 371 ए, जल्दी से कमेंट करो भाई। ठीक है, पिंकी, डैनी बिल्कुल ए, अक्षय ने सी बोला, अंकित कुमार 371 बी, राधिका सी आंसर 371 सी, और कोई एन के सिंह 371 है। भाई कैसे क्या कर रहे हैं भाई, कुछ लोग आंसर दे भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग आंसर भी नहीं दे रहे हैं और शेयर नहीं हो रहा है भाई। अब शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, शेयर करो जल्दी से। ठीक है, शेयर नहीं हो रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हो भाई तुम लोग। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ शेयर करो। जितनी ज़्यादा संख्या यहाँ पे आएगी, वॉच जितने लोग करेंगे, जितने लोग देखेंगे, उतना ही सेशन में लंबा करता चला जाऊँगा, बड़ा करता चला जाऊँगा। नहीं तो वापस वही 30 क्वेश्चन पे मैं स्टॉप करता चला जाऊँगा। आज अभी केवल जो है काफ़ी कम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कम से कम जो है 50 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल शुरुआत है तो शुरुआत में मैं 50 का एक टारगेट लेके चल रहा हूँ कि कम से कम डेली जो है 50 लोग तो देखें। फिर उसके बाद 100 ऐसे ही बढ़ते चले जाने चाहिए, क्योंकि वो बढ़ाना किसका काम है? आपका काम है। और सेशन का ड्यूरेशन कितना बड़ा हो ये भी आप लोगों के हाथ में ही, कितना आप लोग शेयर करते हो और कितने लोग इसको डेली देखते हो। डेली रात 9 बजे जो है आपको इसी तरीके से ये सेशन मिलता रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? जिन्होंने भी 371 ए आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। तो पिंकी, श्वेता, सर्वेश, मनोज, आकाश और एन के, जादौन, मनोज, बिल्कुल सही है आंसर इसका। ठीक है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा? ए, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है। अनुच्छेद 371 ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो 371 ए में नागालैंड को एक विशेष राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है और ये संविधान के भाग 21 में इन सबका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 21 में इसका वर्णन किया गया है कि भाई कुछ राज्यों को कुछ विशेष दर्जा दिया जाए। और ये विशेष दर्जा जो है क्या हो? ये विशेष दर्जा जो है आपका सिंपलेस्ट हो। सिंपलेस्ट मतलब कि एक अस्थाई हो, टेम्परेरी दर्जा दिया गया है इन्हें, कि एक समय आने के बाद जब वहाँ की स्थिति में सुधार हो जाएगा तो उन दर्जे को, विशेष दर्जे को वापस भी लिया जा सकता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पाल साम्राज्य का शासक कौन था? त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्पा कुमारी, बहुत अच्छे। ठीक है, सचिन रॉय, बढ़िया है। चलो भाई, अच्छे इमोजीज हैं आप लोगों के। ठीक है, आंसर भी देने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, आंसर भी देने की कोशिश करो जल्दी जल्दी कि त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पाल साम्राज्य का शासक कौन था? ठीक है, आंसर देने आने चाहिए भाई। बी आंसर इसका, धर्मपाल। ठीक है, आंसर बी आया, धर्मपाल। और कोई? देवपाल। और कोई? जल्दी जल्दी। धर्मपाल, देवपाल आया, फिर धर्मपाल आया, फिर धर्मपाल आया। अब की बात ध्रुव आ गया, गोपाल भी आ गया। अच्छा भाई, सभी लोग थे क्या इसमें शामिल? है ना, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, ध्रुव, सभी लोग शामिल थे। सभी लोग लड़ रहे थे आपस में, है सभी लोग आपस में जो है युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे। बढ़िया, सबको एक साथ लड़ा दो। ठीक है, इसके बाद आंसर क्या हुआ? आंसर होगा भैया धर्मपाल। जिन्होंने भी धर्मपाल आंसर दिया है बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। पिंकी बिल्कुल सही है बेटा, बी। ठीक है, धर्मपाल इसका आंसर होगा। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, ये तीनों ही जो हैं पाल वंश के, किसके? पाल वंश के शासक रहे हैं। और पाल वंश पूर्वी भारत में शासन करने वाला राज्य है, जो वर्तमान में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जो राज्य अभी आते हैं उन राज्यों में पाल वंश के शासकों ने रूल किया था। और इसकी ध्रुव की बात करें तो ध्रुव एक राष्ट्रकूट शासक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक है। और एक वंश रह गया, गुर्जर प्रतिहार। कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार। जो गुर्जर प्रतिहार है राजा मिहिर भोज वाला, तो ये जो तीन हैं, ये तीनों जो हैं
आपस में लड़ते रहते थे, किस चीज को लेकर? कन्नौज को लेकर, ठीक है। कन्नौज उस समय एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र था, एक बहुत ही प्रमुख शहर था, नगर था, और गंगा की घाटी के किनारे आता था, तो इसके लिए जो है तीनों आपस में लड़ते रहते थे कन्नौज पर अपना रूल जमाने के लिए। तो इसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ पाल वंश के लोग हैं, एक तरफ राष्ट्रकूट है, और एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। तो ये तीनों जो है लड़ रहे हैं किसके लिए? कन्नौज के लिए। तो इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है भारत के इतिहास में। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से शेयर करते रहो अपने दोस्तों के बीच में भाई, ठीक है, शेयर करना मत भूलो, ठीक है। मास्टर प्लान है सर, अच्छा जी, युद्ध का मास्टर प्लान है, बढ़िया, होना चाहिए मास्टर प्लान भी। चलो, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई? जल्दी से करते हैं भाई, ठीक है। सेशन जो है अब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, ये 1 घंटे से ऊपर सेशन हो गया है। वॉच जो है अभी भी थोड़े कम है क्योंकि शेयर्स नहीं हो रहे हैं भाई। अब देखो भाई, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ क्योंकि शेयर नहीं हो रहा है, फिर भी कोशिश कर जारी रहेगी, इसी तरीके क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी? आंसर दो जल्दी से, आंसर। डच, डेनिश, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो क्या होगा? सी आंसर आया इसका, पुर्तगाल। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाल लोगों, जिसमें अल्फांसो डी अल्मेडा, ठीक है, अल्फांसो डी अल्मेडा जो कि एक वायसराय रहा पुर्तगालियों का, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया। इसके अनुसार इसने जो है पूरे हिंद महासागर पर रूल करने की कोशिश की, और इसने पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर पर को अपने अधीन भी ले लिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में डिजी सक्षम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कमेंट दे दो जल्दी से फास्ट कमेंट दे दो भाई, ठीक है, जल्दी से कमेंट दे दो। रात्रिकालीन समय हो गया है, अब जल्दी से कमेंट दे दो। आंसर आ जाना चाहिए भाई जल्दी से अब, ठीक है, रुको नहीं, आंसर दे दो जल्दी से। क्या क्या आंसर है? ऑप्शंस आपके सामने है। यश का आंसर आया ए, दूसरा अंकित का सी आंसर आया है, आकाश का डी, ए डी ए, निशांत एन के सिंह ए, सी, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। शिवम कह रहा है ना, शिवम क्या कह रहा है? शिवम ये कह रहा है कि जो ऊपर वालों ने आंसर दे दिया वही मेरा है शिवम, इसीलिए तो ऊपर वाली एक उंगली दिखाई गई है। सही बात है ना, है कि ऊपर वालों ने जो आंसर दे दिया वही सही है, मैं बाद में दूंगा, मेरा बाद में होगा। चलो बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अभी हाल ही में डिजी सक्षम कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनके पंजीकरण को लेकर, उनके सभी डाटास को लेकर, उनकी सभी जानकारी को लेकर इसके अंतर्गत रखा जा सकेगा, और उनको समय आने पर, जैसे कोविड जैसी महामारी आई, उस समय आने पर उनको सही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल स्थित है? भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल स्थित है, ठीक है, पूरा पाषाण स्थल स्थित है, कहाँ है? जल्दी से आंसर बताइए। पूरा पाषाण स्थल स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? जल्दी से बताइए, आंसर दे दो भाई जल्दी से, ठीक है, आंसर दो जल्दी से। कहाँ है भीमबेटका पूरा पाषाण? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, निशांत चौहान महाराष्ट्र, डैनी मध्य प्रदेश, आकाश मध्य प्रदेश, अंकित मध्य प्रदेश, निशांत महाराष्ट्र, मनोज महाराष्ट्र, अवधेश मध्य प्रदेश, राधिका मध्य प्रदेश, यशवीर महाराष्ट्र, सचिन रॉय महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फाइटिंग करवा दी तुमने, हैं? इन 2 राज्यों को लड़वा दिया, बाकी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जो है एक ऑडियंस के रूप में खड़ा कर दिया, ऑडियंस के रूप में बैठा दिया कि भाई देखो तुम इन दोनों के बीच में लड़ाई। चलो फिलहाल चलते हैं, क्या देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? आंसर की ओर चलते हैं, आंसर होगा मध्य प्रदेश। जिन लोगों ने भी मध्य प्रदेश आंसर दिया है वह बिल्कुल सही और सटीक है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं पूरा पाषाण कालीन गुफाएं हैं, और ये गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे गांधी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा? किसे गांधी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा? जल्दी से आंसर दे दो, ठीक है। अब मैंने छत्तीसगढ़ बोला तो शिवम ने छत्तीसगढ़ ही लिख दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर 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 बच्चों, इसका आंसर दो जल्दी से कि गांधी जी ने किसे देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? गांधी जी ने किसे देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? जल्दी से आंसर दो बच्चों,
जल्दी से। ए, सी, देशभक्तों के बीच राजकुमार या देशभक्तों का राजकुमार किसे संज्ञा दी थी गांधी जी ने? ए आंसर आ रहा है बार बार, ए डी, सी, ए, बी भूल गए भाई, सुभाष चंद्र बोस होगा इसका आंसर। जल्दी से लेते हैं, इसका मतलब आंसर सही आने वाला नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा है। क्या कहा है? देशभक्तों के बीच में राजकुमार कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है? सप्त सिंधु का उल्लेख है। जल्दी से आंसर दे दो इसका। ही बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसी तरीके के मिलते रहेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होंगे। ठीक है, लाइक होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, रेगुलर पूरी वीडियोस को देखो, अंत तक देखो, सारे क्वेश्चंस को देखो। जब तक सारे क्वेश्चंस नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा कि वास्तविकता चल क्या रही है और क्वेश्चंस किस तरीके के बन रहे हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंसर जो आ रहे हैं वो ए के समर्थन में आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, क्या आंसर होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद इसका आंसर होगा। तो शेयर करते रहो अपने दोस्तों में। ठीक है, सपोर्ट चाहिए भाई तुम लोगों का। अगर सपोर्ट रहेगा तभी ये सेशंस और आगे बढ़ेंगे। ना केवल जीके बल्कि अन्य विषयों के भी चीज़ों को हम यहाँ पे शुरू कर देंगे, लेकिन बस क्या हो, सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, शेयर करते रहो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ग्रुप जिन जिन ग्रुप में हो उन ग्रुप में शेयर करो। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसका आंसर दो भाई। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा। तो जल्दी से आंसर दे दो अब इसका। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कौन कौन धमाका करता है। 83, 91, 83, आकाश 85, निशांत 83, निशांत 83। ठीक है, जय कुमार सी 83, 85, श्वेता 83, निशांत 83। अरे यार यहाँ पे ये परेशान कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। 83, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धमाका हो रहा है इस क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे अच्छा धमाका हो रहा है। पिंकी बिल्कुल सही है 83, शिवम 83, उषा 83 बिल्कुल, सचिन 83 बढ़िया, सर्वेश 83, निशांत 83 बढ़िया बढ़िया, मोहित 83 बिल्कुल, एन के सैनी। ए नहीं होगा बेटा, 83 होगा। ठीक है, ए तो पिछले साल था। ठीक है, 2021 में था। ठीक है, 90 नंबर पे जो है 2021 में था। इस वर्ष जो है 7 अंक गिरकर 83वें नंबर पर आ गया है भारत। ठीक है, क्लियर है। अंकित कुमार फर्स्ट, जापान बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। और कोई? ठीक है, तो ये जो थे ये क्वेश्चन थे, आज के क्वेश्चन थे, आज के सेशन के ये 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, आज के क्वेश्चन के ये, आज का जो सेशन था उसके ये 30 क्वेश्चन थे। आगे ये क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, बस ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और शेयर करो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए, जितने लोग देख रहे हैं वो सभी अगर कमेंट करें और आंसर्स दें तो इसको पढ़ने में पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के बीच में। तो ये आज का हमारा सेशन था, कल भी हम इसी तरीके से लेकर आएंगे। ठीक है, तो बस ये देखते हैं कि कल और कितने लोग जुड़ते हैं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं क्वेश्चंस का सेशन बढ़ा दूंगा, टाइम बढ़ा दूंगा, और भी ज़्यादा और भी लंबा सेशन इसमें चलेगा। लेकिन बस दिक्कत यह है कि आप लोग जो है शेयर करें अपने दोस्तों में। तो चलते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में ठीक 9 बजे रात को अन्य और प्रश्नों के साथ। शुभ रात्रि। अगले दिन जो है अच्छे से पूरी रात सोना और अच्छे से उठना, फ्रेश होकर, माइंड एकदम फ्रेश होके, और फिर दोबारा से जो है इनको एक बार फिर से रिवाइज करना। शुभ रात्रि, जय हिंद।